हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीटेट सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो आपका क्वेश्चंस पेपर है, जो पेपर कैंसिल हो गए थे उसके बाद जो लाइक कब लिया गया था, ऐसे तो पेपर 5 में हुआ था, लेकिन जून में जो फर्स्ट मार्च को जो पेपर लिया गया था, कुछ सेंटर पे जो पेपर कैंसिल हो गए थे, नहीं हो पाया था, जिसके वजह से जो 1/3/2026 को जो पेपर लिए गए थे ये उसके पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इसमें हम क्या देखेंगे, सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ऐसे तो सीटेट सबको देना है, लेकिन उनको भी देना है जो पहले से टीचर हैं। पहले तो ऐसा था कि 2 सालों का टाइम मिला था, लेकिन अब क्या है, उनके पास 3 साल का टाइम है। 3 साल के अंदर में उनको भी सीटेट क्लियर करना है। अगर वो नहीं कर पाएँ तो फिर जॉब रिस्की है। तो वो कोई उतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है कि सीटेट को आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, बहुत इजी है। अगर आप करेंगे तो आपसे हो जाएगा और ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। जिसके लिए आपको PYQ करना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इससे आपका एक वो समझ बनता है अगर आप PYQ करते हैं तो, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो सीटेट का सिलेबस है वो लिमिटेड है, बहुत छोटा है और अभी तक इसका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। उसमें करता क्या है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज भाषा का फेरबदल करके क्या करता है, क्वेश्चंस बदल देता है, ठीक है। बाकी तो पैटर्न वही है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन, ठीक है समझ गए, कथन और कारण है। कथन कहता है, किसी भी उम्र में शिक्षकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा क्या नहीं कर सकता है, बजाय इसके कि वे मदद या समर्थन से क्या कर सकते हैं। क्या इस पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चा क्या नहीं कर सकता है? इस पे तो हमें नहीं ध्यान देना चाहिए कि बच्चा क्या नहीं कर सकता है, इसलिए आपका कथन गलत हो जाएगा। कारण कहता है, ले वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि सीखने में केवल उन व्यवहारों को शामिल किया जाना चाहिए जो बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। बिल्कुल गलत बात है। केवल जहाँ आया पहले तो ये आपका गलत हो गया। और दूसरा बात ये है कि ले वाइगोस्की ये कहता है कि बच्चा जितना सोशल इंटरेक्शन करेगा उतना ही ज़्यादा वो सीख पाएगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि बच्चा स्वतंत्र रूप से नहीं, भाई स्कैफोल्डिंग की बात करता है, इंटरेक्शन की बात करता है, लैंग्वेज की बात करता है, ये लेवाइगोस्की आपके कल्चर की बात करता है। तो ये इंडिविजुअल तो नहीं कर सकता है ना, इसलिए आपका फर्स्ट भी गलत है और कथन भी गलत है, कारण भी गलत है। जब दोनों गलत है तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गिफ्टेड चिल्ड्रेन इज करेक्ट। यहाँ किसकी बात की जा रही है? गिफ्टेड चिल्ड्रेन की, जिनके IQ लेवल थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट कहता है आपका, जो प्रतिभाशाली जो गिफ्टेड चिल्ड्रेन होते हैं सुपीरियर होते हैं, एकेडमिक में भी अच्छे होते हैं, शैक्षणिक में भी अच्छे होते हैं, सामाजिक और भावनात्मक कौशल होते हैं। क्या ये बात सही है? बात तो सही लग रही है। सेकंड कहता है, प्रतिभाशाली बच्चे शिक्षा के सभी क्षेत्रों के साथ साथ अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। थर्ड कहता है, प्रतिभाशाली बच्चों में ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र में उच्च स्तर की मानसिक क्षमता होती है। प्रतिभाशाली बच्चे दी गई समस्याओं के लिए नए और मूल्य समाधान लेकर आते हैं। ऐसे तो लग रहा होगा कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रेन के बारे में बात की गई है तो इसमें से सारे सही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे सही लग रहे हैं, लेकिन आपको करना क्या है, पेडागोजी में ऐसा होता है कि आपको सारे क्वेश्चंस ऑप्शंस भी सही लग रहे हैं, लेकिन उसमें से हमें बेस्ट चुनना होता है। तो आप बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। गिफ्टेड चिल्ड्रेन हैव अ हाई डिग्री ऑफ मेंटल एबिलिटी इन ए स्पेसिफिक डोमेन ऑफ नॉलेज। मतलब प्रतिभाशाली बच्चों में ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में उच्च स्तर की मानसिक क्षमता होती है। समझ में आ गई? नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर दूसरों व समाज द्वारा निर्धारित नियमों को पूरी तरह से नहीं समझते हैं? पोस्ट ऑपरेशनल लेवल पे, प्री कन्वेंशनल लेवल पे, कन्वेंशनल लेवल पे, प्री ऑपरेशनल लेवल पे। तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है, कोहलबर्ग के नैतिक मोरल वैल्यू
मोरल रीजनिंग की बात कर रहे हैं किस स्तर पर जो बच्चे होते हैं दूसरे व समाज द्वारा निर्धारित नियमों को पूरी तरह से नहीं समझते, तो वो कौन सा लेवल होता है आपका? प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इज अ राइट आंसर, पूर्व पारंपरिक स्तर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आकलन के उद्देश्य क्या होने चाहिए? जो व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ असेसमेंट, मतलब असेसमेंट जो होता है, आकलन होता है, मूल्यांकन होता है, उसका उद्देश्य पर्पस क्या होना चाहिए, आपसे ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट कहता है विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण या पता लगाने के लिए कि वे क्या जानते और समझते हैं, ज्ञान में अंतर पता लगाने के लिए, प्रभावी शिक्षण गतिविधियों की पहचान करने के लिए, विद्यार्थियों की तुलनात्मक अंक देने के लिए। सही विकल्प का चयन करना है और इसका सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण या पता लगाने के लिए कि वो क्या जानते और समझते हैं। बात तो सही है, आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अब जिसमें फर्स्ट नहीं है एलिमिनेट करने का ये एक आपके पास ऑप्शंस होता है। जैसे हमने देख लिया कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, तो हम क्या करेंगे, जिसमें फर्स्ट नहीं है वो हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए में फर्स्ट में आपका फर्स्ट है ही नहीं, तो फर्स्ट आपका आंसर नहीं होगा। सेकेंड कहता है ज्ञान में अंतर पता लगाने के लिए, क्या ये बात सही है? बात सही है, तो सेकंड भी सही है आपका। अब पर जिसमें सेकंड नहीं है वो भी आपका आंसर नहीं होगा। अब या तो फर्स्ट भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, अब या तो थर्ड होगा या तो सेकंड होगा। अब ये देखते हैं, थर्ड कहते हैं प्रभावी शिक्षण गतिविधियों की पहचान करने के लिए, बात ये भी सही है, ये भी आपका होगा। लेकिन आप देख पा रहे होंगे सेकेंड ऐसा ऑप्शन है जिसमें थर्ड नहीं है, तो ये आपका सेकंड गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आलंबन स्कैफोल्डिंग शब्द का तात्पर्य क्या है? अकॉर्डिंग टू लेवाइगोस्की थ्योरी व्हाट इज़ द मेंट बाय द टर्म स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट कहता है एक संसाधन सामग्री जो अवधारणाओं को बेहतर ढंग से याद रखने में सहायता करती है। क्या ये बात सही है? यहाँ याद रखने की बात नहीं हो रही है, इसलिए आपका फर्स्ट रिकॉल करने की बात नहीं हो रही है, कॉन्सेप्ट को स्कैफोल्डिंग रिकॉल करने की बात नहीं करते हैं, तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है एक ऐसा मापन उपकरण जिसका उपयोग विद्यार्थी के संज्ञानात्मक विकास के आकलन करने के लिए किया जाता है। ये स्कैफोल्डिंग वो थोड़ी ना, कोई टूल थोड़ी है जिससे बच्चों के संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट को मेजर कर सकें, है ना, मेजरमेंट कर सकें, नहीं। तो आपका सेकंड भी गलत हो जाएगा, फर्स्ट भी गलत हो जाएगा। थर्ड कहता है यह एक लक्षणिक शब्द है जिसका अर्थ है जब विद्यार्थी स्वयं सीखने के लिए छोड़ दिया जाए। स्कैफोल्डिंग का मतलब यही होता है कि आप दूसरा कोई दे रहा है, आपको खुद नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपका थर्ड भी गलत हो जाएगा। फोर्थ कहता है एक ऐसी रणनीति जिसमें अधिक जानकार व्यक्ति कम जानकार व्यक्ति को कोई नया कौशल या अवधारणा सीखने में सहायता करता है और मार्गदर्शन प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? स्कैफोल्डिंग में क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर, जो जैसे आपसे कोई भी बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है ना, लाइक क्या बोलते हैं उसको, जो आपसे ज़्यादा नॉलेज है आप उससे सीख सकते हैं, तो वो आपका स्कैफोल्डिंग की तरह काम कर रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान वृद्धि और विकास में योगदान देते हैं? मतलब कौन से कारक हैं जो प्रारंभिक अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड? तो कौन सा है वो? आपकी कल्चर है, आपके पोषण एंड न्यूट्रिशन है, या प्ले अपॉर्चुनिटीज़ है, या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है? विच ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
बिल्कुल, संस्कृति प्रथाएं भी होनी चाहिए, कल्चर भी होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट रखता है हमारी लाइफ में। न्यूट्रिशन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, सबके लिए भी। प्ले अपॉर्चुनिटी, बच्चों को खेलने के अवसर देने चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मतलब जो एजुकेशन है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सारे सही है, सारे सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, क्योंकि फर्स्ट में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, बच्चे डैश प्रदर्शित करते हैं जब वे जानवरों की पहचान करने के लिए अपनी मानसिक संरचना में घोड़ों को पहचानने के लिए नया स्कीमा जोड़ते हैं। स्कीमा की बात कौन करता है? ऑफ कोर्स कौन करता है? तो पियाजे करते हैं। अब यहाँ आपसे पूछ रहे हैं, ये जो बच्चे जो है डैश हैं प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं? एस्केप फोल्डिंग की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। एस्केप फोल्डिंग किस है? ये लेवाइगोस्की की बात करता है। ये स्कीमा की बात कौन करता है? तो जीन पियाजे करता है। तो फर्स्ट तो आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। मेटाकॉग्निशन की तो बात ही नहीं यहाँ पे, एसिमिलेशन की भी बात नहीं है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? एकोमोडेशन, मतलब समायोजन। बच्चे समायोजन प्रदर्शन करते हैं जब वे जानवरों की पहचान करने के लिए अपने मानसिक संरचना में घोड़ों को पहचानने के लिए नया स्कीमा जोड़ते हैं। तो ऑप्शन सेकेंड इज अ राइट आंसर। क्या करते हैं? एकोमोडेशन करते हैं, मतलब समायोजन करते हैं अपने माइंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, लेवाइगोस्की के सिद्धांत की जो आलोचना है क्या है? फर्स्ट कहता है, अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को विकसित करने में भावनात्मक कारकों की प्रमुखता पर विचार करने के लिए की गई है। सेकंड कहता है, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की कीमत पर विकास की प्रक्रिया में जैविक प्रभाव पर जोर देने के लिए की गई है। अधिगम की प्रक्रिया में टीचरों के बजाय विद्यार्थियों को महत्व देने के लिए की गई है। लेकिन आपसे पूछ रहा है, क्रिटिसाइज की बात पूछ रहा है, आलोचना की बात पूछ रहा है आपसे। फोर्थ कहता है, अधिगम की प्रक्रिया में आनुवांशिकता और जीव विज्ञान की भूमिका को अनदेखा करने के लिए की गई है। बिल्कुल सही बात है। ये जो आनुवांशिकता, जो जेनेटिक होता है, बायोलॉजी होता है, जेनेटिक्स एंड बायोलॉजिकल की बात लेवाइगोस्की नहीं करता है। वो कहता है बच्चा जितना इंटरेक्ट करेगा अपने सोशल सर्किल में, जितना समाज में इंटरेक्ट करेगा, जितना ज़्यादा वो मिलेगा जुलेगा, जितना लैंग्वेज सीखेगा, ये सब ज़्यादा प्रभाव डालता है। और उसने किसकी बात नहीं की? जेनेटिक्स एंड बायोलॉजिकल की बात नहीं कही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओवर लुकिंग द रोल ऑफ जेनेटिक्स एंड बायोलॉजी इन द कोर्स ऑफ लर्निंग। ऑप्शन फोर्थ इज अ राइट आंसर। इसी बात की आलोचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, शरीर और मस्तिष्क की वृद्धि, संवेदी क्षमताएं और गतिक कौशल किसके हिस्से हैं? मतलब ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन, सेंसरी कैपेबिलिटीज एंड मोटर स्किल आर पार्ट ऑफ। संवेदी चालक विकास, शारीरिक विकास, मतलब सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। आपसे पूछ क्या रहे? बॉडी, ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड ब्रेन, सेंसरी, मोटर स्किल। तो ये सब किसके अंदर आ जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका फिजिकल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर, मतलब शारीरिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, समस्या समाधान की प्रक्रियाएं किससे बाधित होती है? द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग आर। समस्या समाधान की प्रक्रियाएं किससे बाधित होती है? यूज ऑफ एल्गोरिदम, ह्यूरिस्टिक से, फंक्शनल फिक्सनेस से, या एनालॉजिकल थिंकिंग से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फंक्शनल फिक्सनेस से होती है। समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बाधित होती है? तो ऑप्शन थर्ड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं, नीचे दिए गए कथन जिसमें से, ठीक है भाई, कथन को पढ़ना है, सही विकल्प का चयन करना है। कथन ए कहता है, स्व विनियमन और आवेग नियंत्रण विद्यालय पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक होना चाहिए। क्या ये बात सही है? बात तो सही लग रही है। कारण कहता है, सामाजिक भावनात्मक कौशल विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने को विनियमित करने में मदद करती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह मध्य बाल अवस्था के अंतर्गत आता है? 6 से 11 वर्ष,
12 से 16 वर्ष, 3 से 5 या जन्म से 2 वर्ष। आपसे क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप corresponds टू मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड की बात पूछ रहे हैं। एक तो अर्ली होता है, एक चाइल्डहुड होता है, एक अर्ली चाइल्डहुड होता है, एक मिडिल चाइल्डहुड होता है। तो आप बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। 6 से लेकर के 11 ईयर्स मिडिल चाइल्डहुड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं, यहाँ भी कथन को पढ़ना है और विकल्प चुनना है। इतना लंबा आपको पेपर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ देख लेना है क्या पूछ रहे हैं, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन कहता है, अधिगम के लिए मतलब लड़ने के लिए मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत परिणाम प्रदर्शन के उपयोग की बजाय विद्यार्थी सीखने का समर्थन करने के लिए प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों को शामिल किया जाना चाहिए। क्या ये बात सही है? बात तो सही लग रही है। कारण देखते हैं। ये कहता है मानकीकृत परीक्षण अधिगम के लिए आकलन की बजाय अधिगम के आकलन के साथ अधिक से संरेखित है। नहीं, बिल्कुल गलत बात। मानकीकृत जो परीक्षण है अधिगम के लिए आकलन के बजाय अधिगम के आकलन के साथ अधिगम अधिक संरेखित है। इसको एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, बड़ी कन्फ्यूजन है इसमें हिंदी वाले में। ये कहता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर मोर लिगेंड विद द असेसमेंट ऑफ लर्निंग रेदर देन असेसमेंट फॉर लर्निंग। नहीं, इसका असेसमेंट ऑफ लर्निंग रेदर देन असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, ना कि असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। अब यहाँ क्या कह रहा है, विद द असेसमेंट ऑफ लर्निंग, विद द असेसमेंट ऑफ लर्निंग रेदर देन असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो आपका ए तो सही है पर आर गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा सही होगा, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, नीचे दिए दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन कहता है, देखिए आपको पेपर में क्या पढ़ना है, इतना लंबा चौड़ा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। जैसे नीचे दिए गए कथन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे का कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। इतना तो आपको बेसिक पहले से पता होना चाहिए, है ना। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन। हमें ये देखना है आपसे, बस यहाँ क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है। जैसे कथन और कारण वाले में, एडजस्टेशन एंड रीजन वाले में ना सही ही पूछता है मोस्टली। तो हमें क्या करना है, ये इसको नहीं पढ़ना है। हमारे पेपर में इतना टाइम नहीं होता है कि हम इतना लंबा चौड़ा लेंदी पढ़ते रहें, अपना टाइम वेस्ट करें। तो हम सीधे कथन पे आएंगे। कथन कहता है, बच्चों का विकास आनुवांशिक कोडों के प्रकट होने का प्रत्यक्ष परिणाम है। जो बच्चों का विकास होता है, चिल्ड्रेंस डेवलपमेंट इज और डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक कोड। क्या ये बात सही है, गलत है? आप तो फर्स्ट गलत हो जाएगा। बच्चों का विकास जो होता है अनुवांशिक कोडों के प्रकट होने का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है, इसलिए आपका कथन गलत हो जाएगा। कारण कहते हैं, बाल्यावस्था विकास का एक प्राकृतिक जैविक कारण है। सिर्फ प्राकृतिक जैविक कैसे हो सकता है भाई, इन्वायरमेंटल भी तो होता है। इसलिए आपका चाइल्डहुड इज अ नेचुरल बायोलॉजिकल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। तो आपका ए भी गलत है, आर भी गलत है, दोनों गलत है। ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसको भी हमें नहीं पढ़ना है, बस सही विकल्प का चयन करना है। हम इसलिए कर दे रहे हैं ताकि आपको पेपर में हैबिट बन जाए, उसको नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। सीधा अपने कथन पे आना है। ये कहता है, शिक्षकों को अधिगम को सख्त अनुशासन से नहीं जोड़ना चाहिए। बात तो सही है कि किसी भी चीज़ को सख्त अनुशासन से नहीं जोड़ना चाहिए, है ना। टीचर शुड नॉट एसोसिएट लर्निंग विद द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बिकॉज children do not learn effectively in an environment of fear and stress। बात तो बिल्कुल सही कह रहा है ना, कि सख्त अनुशासन से नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि बच्चे डर और तनाव के माहौल में प्रभावी ढंग से नहीं सीख पाते हैं। जाहिर सी बात है, जहाँ बहुत ज़्यादा डर का माहौल रहेगा वहाँ बच्चे नहीं सीख पाएंगे। कथन कारण कहता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा के विकास के लिए एक संवेदनशील होती है। ये भी सही बात है कि अर्ली चाइल्डहुड इज अ सेंसिटिव पीरियड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। दोनों सही है, आपका ए भी सही है, आर भी सही है, पर ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है।
ये एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपको कहाँ जाना चाहिए? फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, तो आपका थर्ड होगा। ए और आर दोनों सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बात दोनों सही है पर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अजम्पशन डिज़ाइन वाले क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस बदला नहीं है भाई, कितना क्वेश्चंस बनाएगा, इसी वजह से थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चंस लेंदी दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं सांस्कृतिक रूप से स्वीकृति पुल्लिंग और स्त्रीलिंग व्यवहार के सीखे हुए पैटर्न को जेंडर डैश कहा जाता है। रूढ़िवादिता, भूमिका, पूर्वाग्रह, स्थिरता। मतलब लर्नड पैटर्न्स ऑफ अप्रूव्ड बिहेवियर इन द रेफर टू द जेंडर। स्टीरियोटाइप्स होता है, रोल्स होता है, कॉन्स्टेंसी होता है या बेस होता है, बायस होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर, भूमिका। जेंडर भूमिका कहा जाता है। इस सांस्कृतिक रूप से स्वीकृति पुल्लिंग और स्त्रीलिंग व्यवहार के सीखे हुए पैटर्न को जेंडर भूमिका कहा जाता है। ऑप्शन सेकेंड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं एक शिक्षक को अपने क्लास में विचलित होने वाले विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। विचलित मतलब आप समझ पाएंगे, हाउ शुड अ टीचर डील विद द स्टूडेंट हु आर डिस्ट्रैक्ट इन हर क्लास। प्रत्येक क्लास के लिए भौतिक पुरस्कार प्रदान करने चाहिए जिसमें वे ध्यान दें। क्या ये बात सही है? सेकेंड कहता है उन्हें कड़ी से कड़ी, हमें सज़ा बच्चों को बिल्कुल नहीं देना है। गिव देम सर्व पनिशमेंट, हमें बच्चों को पनिशमेंट नहीं देना है। ये पहले होता था, आज के डेट में ऐसा नहीं करना है हमें। थर्ड कहता है अभिभावकों को फ़ोन करके बच्चों को कड़ी सज़ा देने की धमकी देनी चाहिए। हाँ भाई, टीचर नहीं दे सकता है, वो पेरेंट्स को कैसे कॉल कर सकता है, कह सकता है कि आप अपने बच्चों को सज़ा दें, बिल्कुल निगेटिव बात है। फोर्थ कहता है क्लास को प्रबंधनीय समूहों में विभाजित करके उन्हें सहयोगात्मक रूप से सीखने के मौके देने चाहिए। डिवाइड द क्लास इनटू मैनेजेबल ग्रुप एंड लेट देम लर्न कोऑपरेटिवली। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फोर्थ इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये कहता है, कथन कहता है माध्यमिक कक्षाओं में टीचर को अक्सर लड़कों और लड़कियों से अलग अलग उम्मीदें होती हैं। माध्यमिक कक्षाओं में जो टीचर्स होते हैं उनको अक्सर लड़कों से अलग और लड़कियों से अलग उम्मीदें होती हैं। वो क्या होती हैं? कारण कहता है लैंगिक मतभेदों के बारे में विश्वास रूढ़िवादिता को सूचित करते हैं जो अक्सर केवल दो नामीकरण लड़के और लड़कियों में वर्गीकृत करते हैं। तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। जैसे होता है ना क्लासरूम में, स्कूल में आप देखने कोई भारी चीज़ें उठानी है तो भाई लड़के करेंगे, कोई सिंपल सा काम करना है तो लड़कियाँ करेंगे। मतलब टीचर की उम्मीदें भी उसी टाइप से होती हैं। तो उसको हमें, ये दोनों सही, आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, कथन कहता है समावेशन में विभिन्नताओं की स्वीकृति होती है एवं यह सुनिश्चित करता है कि बहिष्करण के सभी रूप हटा दिए जाएं। कारण कहता है विविधता को एक बाधा के रूप में देखने की बजाय उसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जो मतलब कि विविधता होती है, ये जो डाइवर्सिटी शुड बी वैल्यूड रेदर देन द लुकिंग एट इट एज एन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 19 का। ऑप्शंस आपका कथन भी सही है, कारण भी सही, व्याख्या भी करता है। तो किस ऑप्शंस में? ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। बोथ एन आर करेक्ट, ए द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन के कौशलों को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को कैसी गतिविधियां तैयार और करवानी चाहिए जो तार्किक शक्ति, तर्क शक्ति और विश्लेषण की मांग करें, लॉजिकल हो, रीजनिंग हो एंड एनालिसिस हो। पहले सीखी हुई अवधारणाओं की केवल पुनः प्राप्ति की मांग करें। जो सीखी हुई अवधारणाओं की केवल पुनः प्राप्ति की, जहां आपका वनली आ जाएगा ना, वो आपका नेगेटिव ऑप्शंस होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे।
तो जिस ऑप्शंस में सेकंड है वो आपका आंसर नहीं होगा। फर्स्ट में सेकंड है, नहीं होगा। सेकंड में भी सेकंड है, नहीं होगा। फोर्थ में भी सेकंड है, ये भी नहीं होगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक ही क्वेश्चन से ऑप्शन से एलिमिनेट कर से और आप अपने सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। अब थर्ड क्या कहता है? यंत्रवाद याद करने और रटने की मांग करें। नहीं, आपका सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत हो गया। फोर्थ कहता है जानकारी को संश्लेषण और मूल्यांकन की मांग करें। बिल्कुल सही बात है, आपका ए फर्स्ट एंड फोर्थ सही है, जो किस ऑप्शन में? ऑप्शन थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं जीन पियाजे के अनुसार वृद्धि डैश सीखने के लिए बुनियादी नींव में परिवर्तन करने की क्षमता है। किसके अनुसार? जीन पियाजे अनुसार। अवधारणाओं, संज्ञानात्मक मानचित्र, स्कीमा या संघों, एसोसिएशन। तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मेक चेंज इन डैश इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लर्निंग। तो वो हो जाएगा आपका स्कीमा। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है एक रचनावादी क्लास का तात्पर्य क्या है? एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम इम्पल्स क्या है? सी ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान देना, फोकस ऑन प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, व्यूइंग लर्निंग एज अ पैसिव प्रोसेस। पैसिव की तो बात ही नहीं करना चाहिए, बच्चा जितना ज़्यादा एक्टिव रहेगा उतना ज़्यादा वो सीख पाएगा, है ना। तो सेकेंड तो आपका होगा नहीं। थर्ड कहता है यूजिंग मल्टीपल पैडागोजिकल स्ट्रैटेजी। बिल्कुल सही बात है। एक प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक की भूमिका पर जोर देना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। यूजिंग मल्टीपल पैडागोजिकल स्ट्रैटेजी मतलब कई शैक्षणिक रणनीतियों का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है डिसलेक्सिया इज डिसलेक्सिया क्या है? डेवलपमेंटल रिटन डिसऑर्डर है, डेवलपमेंटल रीडिंग डिसऑर्डर है, डेवलपमेंटल मोटर डिसऑर्डर है। डिसलेक्सिया क्या है? पठन वैकल्य क्या है? अब कोर्स पठन वैकल्य है तो पठन विकार होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। डेवलपमेंटल रीडिंग डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कथन कहता है प्रभावी शिक्षण में विद्यार्थियों को एक संगठित तरीके से जानकारी प्रस्तुत करना और चर्चा के अवसर प्रदान करना शामिल है। क्या ये बात सही है? बात तो सही लग रही है। कारण कहता है अधिगम प्राथमिक रूप से सूचना को याद रखने और पुनरुत्पादित करने की प्रक्रिया है। क्या ये भी बात सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए तो सही है पर आर गलत हो जाएगा। अधिगम प्राथमिक रूप से सूचना को याद रखने और पुनरुत्पादित करने की कोई प्रोसेस नहीं है ये। तो आपका सेकंड कारण गलत हो जाएगा। किस ऑप्शन में? ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता मतलब ये ADHD की बात कर रहा है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर विकार वाले जो बच्चों के निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है? फर्स्ट कहता है लंबे और बिना रुके व्याख्यान करना। इसमें तो इनको कुछ समझ ही नहीं आएगा। इनको छोटे छोटे पार्ट में दो तब जाके ये कर पाएंगे। निरंतर महत्वपूर्ण मौखिक प्रतिक्रिया निरंतर तो हमें करना नहीं है, लगातार भी नहीं करना है, लंबे समय तक भी नहीं करना है। जो ADHD वाले स्टूडेंट होते हैं ऐसे कार्य देना जिसमें बहु कार्य की आवश्यकता। बिल्कुल ऐसे काम तो हमें उनको देना नहीं था। हमें कैसे काम देना है? दृश्य सामग्री और हाथों से करने वाली गतिविधियों का उपयोग करना। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है प्रमस्तिष्क घात के प्रारंभिक लक्षणों को डैश में लंबे विलंब से पहचाना जा सकता है। अर्ली तो बता सकते हैं इसका सही समझ और बुझने की क्षमता, सूक्ष्म गति और स्थूल गति कौशल, पढ़ने और लिखने, वस्तुओं की दृश्यक पहचान। तब बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा किसका? तो 26 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फाइन मोटर एंड ग्रोस मोटर स्किल। सेकेंड इज द राइट आंसर। प्रमस्तिष्क घात के प्रारंभिक लक्षणों को डैश में लंबे विलंब से पहचाना जाता है। उसका जो फाइन मोटर ग्रोस मोटर से पहचाना जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है बच्चों का जो विकास है जो डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इज
एक सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। कुछ हद तक तो हम अनुमान लगा सकते हैं, पर एक सटीक अनुमान तो नहीं लगा सकते हैं। एक सरल एकात्मक प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है, ये सिंपल प्रोसेस नहीं है। अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित भी नहीं है, एक एकीकृत प्रक्रिया है, मतलब यूनिफाइड प्रोसेस है जो बच्चों का डेवलपमेंट है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है जीन पियाजे के सिद्धांत में बुद्धिमत्ता किसके विकास के बारे में है। इन जीन पियाजे थ्योरी इंटेलिजेंस इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू यूज कल्चरल टूल्स, कंट्रोल ओवर वंस बेसिक इमोशनली मैच्योरिटी या कॉग्निटिव स्कीमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, कॉग्निटिव स्कीमा। बात किसकी की जा रही है? इंटेलिजेंस की। तो वो किससे रिलेटेड है? कॉग्निटिव स्कीमा से, संज्ञानात्मक स्कीमा से। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ये कहता है अवधारणाओं को प्रस्तुत करने का निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम प्रभावी अधिगम के पक्ष में है? ज्ञात से अज्ञात, नोन टू अननोन, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, प्रतिष्ठित से प्रतीकात्मक की ओर, एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, प्रतिष्ठित से प्रतीकात्मक की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 कहता है ज्ञान निर्माण के संरचनावादी दृष्टिकोण विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे विषय वस्तु को यंत्रवत रटने की तो बात करना ही नहीं चाहिए, इसलिए आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। अपने सहपाठियों के साथ बातचीत और सहयोग करने में शामिल हो, सही बात है। इसके बाद इंटरेक्ट एंड कोलैबोरेट विथ पीयर्स, इसके बाद तो लेवाइगुस की भी करता है। एक समस्या का समाधान करने के लिए केवल एक ही तरीका क्यों अपनाएं, जब एक तरीके से नहीं हो तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। 4 कहता है अपनी सांस्कृतिक समझ को त्याग दें, कास्ट ऑफ देयर कल्चर अंडरस्टैंडिंग। भाई हम अपने संस्कृति को कैसे त्याग दें, अपने कल्चर को कैसे त्याग दें, उसकी समझ को कैसे त्याग दें, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, और करना भी नहीं चाहिए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, अपने इंटरेक्ट एंड कोलैबोरेट विथ पीयर्स। तो इस वीडियो में हमने CDP के 30 क्वेश्चंस करे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।